तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 70 के बारे में, जो कि थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा डार्क होने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था डेहोंग के फादर को सब कुछ पता चल चुका होता है, यानी कि डेहोंग के फादर को पता चल चुका होता है कि उसके फादर ने ही उसके साथ धोखा कर दिया है और उसकी बीवी का अफेयर उसके ही फादर के साथ चल रहा था। और ये बातें जान के डेहोंग के फादर की आंखों से लगातार आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डेहोंग के फादर का बचपन का सीन और पीछे से हमें डेहोंग के फादर की वॉइस ओवर आ रही होती है। मैं जब एक छोटा बच्चा था मुझे तब से पता था कि मेरे फादर किस तरीके के इंसान हैं। पहली बार मुझे मेरे बाप के बारे में उस समय पता चला था जब मेरी मदर ने खुद को फांसी लगा ली थी। मेरे फादर के अत्याचारों से परेशान होके मेरी मदर ने खुद की जान दे दी। मुझे बाद में पता चला मेरी मदर के ऊपर किसी अनजान इंसान ने चाकू से बहुत सारे हमले करे थे। जहाँ डेहोंग का फादर बचपन में अपनी माँ की जाने से काफी ज्यादा दुखी होता है, वहीं डिप्टी मिनिस्टर न्यूज वालों को बोल रहा होता है, मेरी बीवी एक बहुत ज्यादा मासूम औरत थी। मैंने अपनी बीवी को बहुत बार मना करा कि उसको समाज सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे उसकी जान को खतरा था, लेकिन उसका मानना था सच्चे दिल से किया गया काम का फल हमेशा अच्छा होता है। वो जब भी हो हर किसी की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। मुझे लगता है उसे मुझसे बेहतर आदमी मिलना चाहिए था। मैंने ठान लिया है अब मैं अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करूंगा और राजनीति से लोगों का भला करूंगा। अब मेरे लिए मेरा ये पूरा देश मेरे परिवार की तरह होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये सारी की सारी बातें रोते रोते बोल रहा होता है और उस समय ये एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, ये बस अपनी बीवी की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है राजनीति में आने के लिए। और डेहोंग का बाप अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा होता है और हमें पीछे से दोबारा से वॉइस ओवर आती है, हाँ मेरे फादर एक इसी तरह के इंसान थे जो लोगों की मौत में भी अपना फायदा ढूंढते थे। वो एक हमेशा से ऐसे इंसान रहे हैं जो किसी को जान से मारने में भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जो कोई भी उनके रास्ते की रुकावट बनता था वो उन सबको जान से मार देते थे, यहाँ तक कि अगर उन्हें लोगों के परिवार को खत्म करने की जरूरत पड़ती थी तो वो उससे भी पीछे नहीं हटते थे। मेरे फादर हमेशा से ही एक ऐसे दरिंदे रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं मौत उनके पीछे पीछे चलती है। बचपन से ही मैं अपने फादर की किसी प्रॉपर्टी की तरह था जो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी थी और मेरे बचपन के सारे एक्सपीरियंसों की वजह से मेरी आंखों में पट्टी पड़ चुकी थी। बड़ा होने के बाद भी अगर मैं अपने फादर की कोई गलत बात देखता था तो मैं उसे हमेशा इग्नोर कर देता था। इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जिस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे से डेहोंग की मदर को पहली बार मिलाता है। लेकिन उसके एक दिन पहले ही डेहोंग के फादर ने देखा था उसके घर के बाहर उसका बाप उसकी होने वाली वाइफ के साथ घर के बाहर चुम्मा चाटी कर रहा था। लेकिन ये सब कुछ भी डेहोंग के फादर ने इग्नोर करा और उस लड़की से फिर भी शादी करी, क्योंकि डेहोंग का फादर बचपन से ही अपने बाप से काफी ज्यादा डरता था। ये डर इतना ज्यादा खतरनाक था जिससे उसकी आत्मा भी कांपती थी। डेहोंग के बाप को उसकी बीवी के बारे में और अपने फादर के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो बेचारा जबरदस्ती उस लड़की से शादी करता है। डेहोंग के फादर को दुख तो बहुत हो रहा होता है लेकिन उसके पास कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। और प्रेजेंट मोमेंट में जब डेहोंग का फादर देखता है कि उसकी बीवी ने उसके फादर की पीठ में चाकू मार दिया है तो पहली बार डेहोंग के फादर के अंदर हिम्मत आती है कि उसे अब तो कुछ बोलना चाहिए। डेहोंग की मदर लगातार बुड्ढे के चाकू मारे जा रही होती है। बुड्ढे को मरता देख टॉम आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे नहीं मेरे पैसे वो मरने वाले हैं। किम जाके उस औरत को रोको, हमें उसे पकड़ना होगा, हमें किसी भी कीमत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बचाना होगा। लेकिन मैनेजर किम कुछ भी नहीं करते, उल्टा टॉम को आगे जाने से रोक देते हैं। टॉम कहता है, नहीं मुझे जाने दो, वो मेरे पैसे हैं। लेकिन मैनेजर किम टॉम को कहते हैं, सर क्यों ना हम रुक के देखें कि आगे क्या होने वाला है। वही जो डेहोंग का फादर होता है डेहोंग की मदर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं था, मुझे माफ कर दो। सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। भले ही मैंने काफी ज्यादा देर कर दी है लेकिन मैं अब भी चीजों को फिक्स करना चाहता हूँ। डैड भले ही मेरी शादी मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा था लेकिन फिर भी मेरी वाइफ मेरा एक परिवार है, इसलिए प्लीज अब बस करो, मेरी जिंदगी से खेलना अब बंद करो। बुढ़ा दर्द भरी आवाज में कहता है, हरामजादे आखिर तू क्या बोल रहा है। डेहोंग की मदर भी डेहोंग के बाप की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है और डेहोंग का बाप कहता है, मैं बोल रहा हूँ मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, ये पता होने के बावजूद भी इसका रिश्ता आपके साथ था क्योंकि मैं आपके तरीके का इंसान नहीं हूँ। मैं मरते दम तक अपने परिवार की रक्षा करूंगा, इसलिए मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे मेरे परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी निभाने दो। बुढ़ा अपने बेटे को गाली देते हुए जमीन में गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है और पीछे से डेहोंग के फादर की वॉइस ओवर आ रही होती है, मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो मैंने फैसला किया है इससे हो सकता है कई सारे लोग मुझे बेवकूफ बोले, लेकिन कई बार एक परिवार के मुखिया को अपने परिवार के लिए ऐसी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिससे वो बेवकूफ भी कहला सकता है, क्योंकि एक असली पिता ऐसा ही करता है।
वो कोई चाल नहीं चलता, वो अपने बच्चों को धोखा नहीं देता। चाहे कुछ भी हो, वो हर सिचुएशन में अपने बच्चों का भला सोचता है। और यार डेहोंग का बाप जो कुछ भी कर रहा होता है ना, सिर्फ डेहोंग के लिए कर रहा होता है। हालांकि उसे ये करने की जरूरत नहीं थी, मेरी नजर में भी ये बंदा बेवकूफ ही है। बट यार ट्रस्ट मी, एक बाप जितने सैक्रिफाइस अपने बच्चों के लिए करता है ना, उतने सैक्रिफाइस कोई भी नहीं करता। पूरी दुनिया में बस एक ही बात में हमेशा फोकस किया जाता है कि माँ से बड़ा कोई भी नहीं होता, माँ से ज्यादा प्यार कोई भी नहीं करता, लेकिन कोई भी कभी भी फादर के बारे में बात नहीं करता। एक बाप अपने बच्चों के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां देता है जो वो कभी किसी के भी सामने आने भी नहीं देता। जो एक माँ होती है उसे कम से कम क्रेडिट तो मिल जाता है जो कि उसने अपने बच्चे के लिए किया होता है उस काम के लिए, लेकिन एक बाप जो अपने बच्चों के लिए करता है वो कभी उसका क्रेडिट तक नहीं लेता। और अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। इसके बाद डेहोंग का बाप डेहोंग की मदर को कहता है, चिंता मत करो, तुमने जो मर्डर करा है उसका इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। डेहोंग बेटा, अब तक जो भी यहाँ पे हुआ है उस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी देरी से हिम्मत दिखाई है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया हूँ। लेकिन टॉम को इन सारी दुख भरी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। टॉम भागता हुआ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रहा होता है और कहता है, मेरे सामने से हट जाओ, अरे मेरे पैसे, ये मर नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, इसे मरना नहीं चाहिए, अबे मरने से पहले मेरे पैसे दे के जा। हे गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं ये मर नहीं सकता। लेकिन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है वो मरा नहीं होता। मैनेजर किम ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें पीछे से मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है। इस पूरी घटना की वजह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारा क्लाइंट वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया और उसके बेटे ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और इसी तरह से ये पूरा का पूरा केस बंद हो गया। लेकिन इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब भी बेड में पड़ा हुआ होता है और अब भी जिंदा होता है। डेहोंग, मैनेजर किम और डेहोंग का बाप भी यहीं पे मौजूद होता है और डेहोंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को देख के कहती है, ये इतनी आसानी से नहीं मर सकते, डॉक्टर्स ने कहा है इनके रिकवर होने के कोई भी चांस नहीं है, इनकी बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, अगर ये कभी कोमा से बाहर आ भी गए तो ये एक नॉर्मल जिंदगी कभी भी नहीं बिता पाएंगे। अगर मैं अब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है जो कुछ भी इनके साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। वैसे भी ये एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान थे, इन्हें इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी, लगता है इन्हें इनके किए गए कर्मों का फल मिल रहा है। डेहोंग मैनेजर किम को कहती है, मिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से अपने दोस्त को भी शुक्रिया कह देना, जो कुछ भी अभी हो रहा है वो आपके दोस्त के बिना मुमकिन नहीं था। और जिस दोस्त की अभी डेहोंग बात कर रही होती है वो होता है जिनचॉल पार्क। और जिनचॉल ने क्या किया था ये जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे वाले सीन में, जहाँ पे बुढ़ा यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जमीन में पड़ा हुआ होता है और बस मरने ही वाला होता है। और बुढ़े की ऐसी हालत देख के टॉम काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है क्योंकि बुढ़े के साथ साथ उसके पैसे भी चले जाएंगे। इतने में ही जिनचॉल यहाँ पे आता है और टॉम को कहता है, क्या मैं एक सेकंड के लिए उस पेशेंट को देख सकता हूँ। इसके बाद जिनचॉल के साथ का एक बंदा अपना हुड निकालता है और कहता है, तो मुझे बस इसकी सांसें दोबारा से चलानी है ना। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है इयान सैंटियागो। ये बंदा जिनचॉल के एरीज ग्रुप का एक हिस्सा होता है जो कि एक बहुत ही कमाल का मेडिकल जीनियस होता है। जिनचॉल सैंटियागो को कहता है, हाँ इसकी जान बचा लो क्योंकि मुझे लगता है अगर ये मर गया तो मेरे दोस्त के लिए मुसीबत हो सकती है। और इसी तरह से मरते हुए बुढ़े को सैंटियागो बचा लेता है, पर बुढ़े का बुढ़े के लिए जिंदा रहना मौत से भी बदतर होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में डेहोंग का फादर मैनेजर किम से कहता है, आखिर उस इंसान ने मेरे फादर को कैसे बचा लिया, मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा था मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जेल में बितानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं एक मर्डर नहीं बना। आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया सर मैनेजर किम। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बस वही करा जो मुझे करना चाहिए था। जितनी भी हमारी फीस तुम्हारे फादर को देनी थी तुमने वो हमें चुका दी है, इसलिए अगर आगे तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे भी हम बेकोहाम है, तुम हमारे ऊपर हमेशा भरोसा कर सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेकोहाम का सीन, यानी कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का सीन जो कि अभी बेकोहाम है। यहाँ पे मैनेजर किम टॉम के सामने खड़े होते हैं और योंगचॉल कहता है, तो ठीक है, जो भी मैनेजर किम के ऊपर कार्रवाई करनी है उसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैनेजर किम ने गलत काम करा है वो है बिना परमिशन के एक्शन लेना और अपने बड़ों का कहना ना मानना। और अपने सीनियर्स का कहना ना मानने का मतलब ये है कि यही सजा काफी है मैनेजर किम के ऊपर भारी चार्जेस लगाने के लिए। लेकिन हमें ये बात भी मद्देनजर रखनी होगी कि मैनेजर किम ने अपने दोस्त की मदद से मरते हुए क्लाइंट को बचाया है, इसलिए मैनेजर किम को इस चीज का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। और क्योंकि मैनेजर किम अभी कंपनी में नए हैं इसलिए उनकी हम सैलरी रिडक्शन भी करेंगे ताकि वो आगे कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन इतने में ही टॉम कहता है, नहीं नहीं नहीं,
इतने से काम नहीं चलने वाला। किसी भी कंपनी के कुछ नियम होते हैं और कुछ सिस्टम्स होते हैं। कोई भी कंपनी का कर्मचारी अपनी मर्जी से ऐसे फैसले नहीं कर सकता है। अगर मैनेजर किम को अपनी ही मर्जी से काम करना है तो मुझे लगता है उन्हें आगे चल के कोई नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। क्यों मैनेजर किम, मैंने सही कहा ना? किम, तुम्हें निकाला जाता है। कल से यहाँ आने की कोशिश मत करना। और जैसे ही टॉम इतनी बात बोलता है, इतने में ही यहाँ के सायरन्स बजने लगते हैं। योंगचोल कहता है, आखिर ये एयर स्ट्राइक अलर्ट क्यों बजने लगा है? बट इतने में ही बेगोहाम की दीवार में एक धमाका होता है और ब्लास्ट हुई दीवार से यहाँ पे अंदर आ रहा होता है गॉड ऑफ वॉर, यानी कि वन एंड ओनली जिनचोल पार्क। जिनचोल यहाँ पे आते आते कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कमांडर कभी भी जीत नहीं सकता जो एक सच्चे टैलेंट को कभी पहचान ना पाए। टॉम ली, मुझे लगता है तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है जो किसी टीम को चलाने के लिए चाहिए होती है। और अभी यहाँ पे जिनचोल के साथ दो और बंदे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। एक तो जिनचोल यहाँ पे किसी की दादी को भी लेके आ रखा होता है, लेकिन वो दादी भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। मैनेजर किम जिनचोल को देख के कहते हैं, क्या आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इसके बाद जिनचोल मैनेजर किम को कहता है, मेरे दोस्त, जो मैंने तुम्हें अपने ग्रुप एरिस को ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, क्या तुमने उसे इसलिए ठुकराया था ताकि ये इंसान तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल सके और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे? ओए सुपरिटेंडेंट ली, तूने मेरे दोस्त को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं अपने दोस्त को यहाँ से लेके जा सकता हूँ? जिनचोल ने यहाँ पे आने के लिए बेगोहाम की दीवार ब्लास्ट कर दी होती है और अभी जिनचोल और टॉम के बीच में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल बन रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि टॉम या फिर जिनचोल के बीच में फाइट वगैरह कुछ होती, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और धीरे धीरे करके इस मानवा में एक्शन लगातार डबल होता जा रहा है और यही चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और यार, अभी तो मतलब इस मानवा में जून गो भी आने वाला है, जो कि एक काफी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है और ज्यादातर लोग उस कैरेक्टर को पहले से जानते होंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।